सो वेरी गुड इवनिंग अनीस, कैसे हो आप? सर मैं बढ़िया। आप बताओ। ओके, बहुत बढ़िया अनीस। बहुत अच्छी बात है। देखो, लास्ट के एक दो दिन हमने मिस कर दिए क्लास के, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि क्लासेस रेगुलर हो, तब हमारा जो है ज़्यादा बेनिफिट हमें मिल पाएगा। और ओके सर। अब तक हमने यूनिट वन कंप्लीट की थी, यूनिट सेकंड हमने स्टार्ट की थी। यूनिट सेकंड में यस भी सर। हम क्या कर चुके थे? सर प्रिंसिपल्स ऑफ, फ्योल के प्रिंसिपल। हाँ, फ्यूल्स के प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे थे। उससे पहले हमने उसकी यस सर। इंपॉर्टेंस वगैरह देख ली थी, मीनिंग समझ यस लिया सर। था। और फ्यूल्स के प्रिंसिपल भी हमने कंप्लीट नहीं किए थे, केवल अब तक नो प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए हैं। यस सर, स्टेट चिंता करें हैं। है ना, स्केलर चेन तक हम जो इनके प्रिंसिपल डिस्कस कर चुके हैं। होप सो कि यहाँ तक में आपको कोई डाउट नहीं होगा। सर अगर डाउट कर। कोई भी डाउट हो तो मैं ये क्लासेस साइड बाय साइड यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, वहां से आप इनको देखकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली जब भी हम लाइव क्लास लेंगे आपके साथ, तो आप उस वक्त भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। डाउट्स का भी ओके हम एक सर। सेशन रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या है, चीजें आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, तब जाके हमें बेनिफिट होगा। और यस सर। सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे तो उसका एक बेनिफिट और हमें मिलेगा कि हम सैंपल पेपर जो आते हैं उनको भी प्रॉपरली सोल्व कर पाएंगे। कम से कम भी 20 सैंपल पेपर जब हम सोल्व करके चलेंगे ना, तब ये मान के यस चलो सर। कि हम आउट ऑफ आउट लेने के लिए सिलेबस के थोड़ा नजदीक पहुंच पाएंगे। चलो, आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम द पॉइंट नंबर 10। तो उससे पहले कौन कौन से प्रिंसिपल कर लिए हैं, एक बार उनके बारे में देख लेते हैं, आइए। हम लोगों ने डिवीजन ऑफ वर्क डिस्कस कर लिया है, अथॉरिटी, यस सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जर्नल इंटरेस्ट, इसका मतलब है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जर्नल इंटरेस्ट, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यस सर। सेंट्रलाइजेशन एंड एंड डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। स्केलर चैन। तो यहां तक हमने नो प्रिंसिपल्स हेनरी फ्यूल के टोटल डिस्कस कर लिए हैं। नो प्रिंसिपल के डिस्कस करने के बाद हम आज लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, वो कौन कौन से प्रिंसिपल करेंगे बेसिकली? एक तो ऑर्डर, ऑर्डर। इक्विटी, इक्विटी। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ ऑफ इनिशिएटिव पर्सनल एंड एस्पेक्ट ऑफ जॉब्स। एक्सेप्टेड द कॉप्स। देखो, ऑर्डर को अगर हम बेसिकली वैसे समझें कि ऑर्डर का क्या मतलब है, तो सिंपली आप इसको दो पार्ट्स में बांट सकते हो। जब भी हम ऑर्डर की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल दिया, तो उसमें हम दो प्रकार के ऑर्डर्स की बात करते हैं। एक तो हम बात करते हैं मटेरियल ऑर्डर की, हम्म। और एक बात हम करते हैं जो हमारा ह्यूमन बीइंग होता है, सोशल ऑर्डर की। यानी ओके जो सर। ह्यूमन बीइंग होता है उसके बारे में हम यहाँ बेसिकली बात करते हैं। तो मटेरियल ऑर्डर में हम लोग जब बात करते हैं, ये बेसिकली कंसेप्ट है ऑर्डर। यहाँ जब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हम पढ़ेंगे तो उसमें दो कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, एक तो मटेरियल ऑर्डर, एक सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर की जब बात करते हैं तो इसमें जितने भी हमारे पास सोर्स होते हैं, जैसे कोई नट बोल्ट्स हैं, चाबी चाबी पाना है, औजार हैं, लूज टूल्स वगैरह हैं, हम्म। या किसी प्रकार की, मान लीजिए हम बात करें स्कूल के अंदर बुक्स, लाइब्रेरी लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं, या घर में हम्म। किचन किचन के अंदर जो बर्तन है ना, या फिर गैराज उसके अंदर जो औजार रखे हैं, तो वो सब मटेरियल ऑर्डर की बात हो रही है। यानी कि हर एक चीज, द एवरीथिंग शुड बी एट इट्स प्रॉपर प्लेस, एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्लेस एंड इट शुड बी एट इट्स प्रॉपर प्लेस, इसको हम बोलते हैं मटेरियल ऑर्डर। यानी कोई भी वस्तु हो, वस्तु से रिलेटेड है बेसिकली, नॉन लिविंग एलिमेंट कोई भी हो, उसका एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए और वो अपने प्रॉपर प्लेस पर मिलनी चाहिए। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर हमने प्रिंसिपल ऑर्डर को फॉलो किया है। इसका मेन पर्पज क्या है कि भाई, कई बार आपने देखा होगा स्कूल्स के अंदर बच्चे बुक्स ले लेते हैं और लाइब्रेरी से पढ़कर, और उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। उसका प्रॉपर जो स्थान है, रैक है, जहाँ से उसने वो ली है, वहां नहीं रखते, तो बाद में वो मिलनी मुश्किल हो जाती है। या घर में भी हम अगर कहीं पर देखें तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। हम जैसे अपने जूते रूटीन बेसिस पर, हम मान लीजिए अपने जूते को एक प्लेस रख रखा भी, हम यहाँ उतारते हैं और हम उनको वहां उतारते हैं रेगुलर। लेकिन एक दिन मम्मी क्या करती है, सफाई करते हैं तो उनको उठाकर किसी दूसरी जगह रख देती हैं। तो फिर हम नेक्स्ट डे जब उनको ढूंढते हैं तो हमें वो उस प्लेस पे नहीं मिलते, तो हम ये बोलते हैं कि भाई मेरे शूज गए कहाँ। तो वहां हो सकता है कि अगर हम जल्दबाजी में हो, या हमें बहुत जल्दी कहीं जाना हो और हमें वो जूते मिल नहीं रहे, तो हमें गुस्सा आ जाए, या हम लोग जो है ना यस सर। टेम्पर लूज कर दे अपना, तो उस कंडीशन में मटेरियल ऑर्डर को हमें बेसिकली यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। तो एक तो मटेरियल ऑर्डर के बारे में डिस्कशन चलेगा, दूसरा सोशल ऑर्डर। अब सोशल ऑर्डर की जब बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन इन हिज अपॉइंटेड प्लेस। अगर मैं कहता हूँ स्कूल के अंदर प्रिंसिपल का एक रूम है, तो प्रिंसिपल मुझे वहां मिलना चाहिए। कोऑर्डिनेटर का एक रूम है, कोऑर्डिनेटर मुझे वहां मिलना चाहिए।
डिपार्टमेंटल हेड का एक रूम है, वो मुझे वहां मिलना चाहिए। 12th क्लास के बच्चों का एक रूम है, मुझे वो बच्चे वहां मिलने चाहिए। अगर वो बच्चे वहां नहीं मिले, किसी दूसरे रूम में है बैठे हैं, तो हो सकता है कुछ समय खराब हो जाए। हमारा जो टाइम टेबल है उसमें जो टाइम अलॉटेड है, 5-10 मिनट हमें उन्हें ढूंढने में ही निकल जाए कि बच्चे कहाँ गए। या मान लीजिए किसी भी प्रकार का घर में, अगर मान लीजिए हर एक का एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क है कि भाई पिताजी ये करेंगे, मम्मी ये करेंगी, मैं ये करूंगा, दीदी ये करेंगी, और उस काम के दौरान हम अपना अपना काम प्रॉपर तरीके से ना करें और अपने काम के लिए जिम्मेवारी ना उठाएं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को गलत तरीके से ले यूज करना शुरू कर दें, या उनका वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हमारा जो है वो बढ़ जाए। तो ऑर्डर में हम दो चीजें लेकर चलेंगे, एक तो मटेरियल ऑर्डर, एक सोशल ऑर्डर। ठीक है, तो इनके बारे में हमारा बेसिकली डिटेल रहेगा, और इन्हीं के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट। मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रिंसिपल आप जब डिस्कस करते हो तो उसमें तीन चीजें आप बेसिकली लिखेंगे, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, और उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या है। तो इसी तरीके से हम आगे देखें तो इक्विटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इक्विटी क्या है, इक्विटी भी एक प्रिंसिपल है जिसमें कि ये बताया गया है कि कोई भी एम्प्लॉय हो, कैसा भी वर्कर हो, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हेनरी फ्यूल ने ये प्रिंसिपल सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से दिए हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दिए हैं। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज हैं, उन सबको हमें क्या करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ये एक प्रिंसिपल कहता है उनको हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर, भाई उनका जो है कलर। ठीक है, यानी कि हमें उनको कलर, सेक्स, पोजीशन, कास्ट, इनके बेस पे नहीं बांटना चाहिए, हमें उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अगर कोई दो पर्सन एक जैसी कैटेगरी के हैं या एक जैसी काबिलियत रखते हैं, और एक को हम अच्छी सैलरी दे रहे हैं, एक को हम कम सैलरी दे रहे हैं, तो वहां पर भी हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां पे भी इक्विटी फॉलो होनी चाहिए। तो इक्विटी के अंदर बेसिकली जो कंसेप्ट होगा वो ये क्या रहेगा, ऑल एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड इम्पार्शली। इक्वली एंड इम्पार्शली यानी किसी बिना किसी भेदभाव के, इम्पार्शली उनके साथ हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। इक्विटी विद इम्पार्शली, ठीक है, विदाउट इम्पार्शली। तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग देखेंगे। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल के बारे में, तो इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली कि कोई भी जो एम्प्लॉय होता है उसको एक प्रॉपर चांस देना चाहिए, मौका देना चाहिए, समय देना चाहिए कि भाई वो अपना अपने आप को प्रूव कर सके। ऐसा नहीं होता कि कोई भी एम्प्लॉय हम अपॉइंट करते हैं तो एज पर उसके एक्सपीरियंस, एज पर उसकी क्वालिफिकेशन हम ये मानते हैं कि भाई वो काम करेगा सारे। हो सकता है कि वो वेल एक्सपीरियंस्ड हो, काम भी करे, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, ये बिहेवियर को देखते हुए हो सकता है उसको थोड़ा ढलने में समय लगे, हो सकता है अपने आप को प्रूव करने में उसको क्या लगे, समय लगे। तो उस कंडीशन में स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल ये कहता है कि जितने भी वर्कर्स होते हैं, जितने भी इंप्लॉय होते हैं, उनको एक प्रॉपर टाइमिंग दो टू प्रूव देम सेल्फ। वो अपने आप को क्या कर सकें, प्रूव कर सकें, उसके लिए उनको एक टाइम दो। अगर हम उन्हें टाइम नहीं देंगे तो उससे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकती हैं, कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकती हैं। टाइम दिया तो पॉजिटिव, टाइम नहीं दिया तो नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगी वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। वैसे नॉर्मली हम ये कहते हैं कि अगर हमने उनको प्रॉपर टाइम नहीं दिया अपनी बात को सिद्ध करने का, प्रूव करने का, तो जो है टर्नओवर बढ़ सकता है, यानी कि जो एम्प्लॉय हैं वो छोड़ के जा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। दूसरा, अगर वो छोड़कर गए तो नए अपॉइंट करने पड़ेंगे, और नए अपॉइंट करने पड़ेंगे तो एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का। तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का फॉलो किया जाना बहुत जरूरी है। एक प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे इनिशिएटिव। अब इस इनिशिएटिव में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिकली इनिशिएटिव में हम लोग पढ़ेंगे कि जितने भी वर्कर होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनके सुजेशंस को हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि उनके सुजेशन वैल्यूएबल हैं, हमारे कहीं ना कहीं काम आएंगे, तो उस कंडीशन में हमें उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और अदरवाइज ओवरऑल हमें पता है, हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो ओवरऑल जो अथॉरिटी है वो हमारे हाथ में ही होगी। हम चाहें तो किसी के बात के सुजेशन को सम्मानित कर सकते हैं, यानी मान सकते हैं, और अदरवाइज रिजेक्ट भी कर सकते हैं। फिर इसके पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट देखेंगे। अगर पॉजिटिव इंपैक्ट की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव इंपैक्ट की तरफ चलेंगे तो क्या होगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट में भाई ये हो सकता है कि अगर हम इम्प्लॉयज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो वो एज एन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन समझकर ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाकर काम करें। अगर हम उनके सजेशंस को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना माने ही ना, और जितना उनकी एफिशिएंसी उससे लेस एफिशिएंसी से वो काम करें। उससे क्या होगा,
उससे ये होगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्चुअल आउटपुट है वो हमें नहीं मिल पाएगा। एक नॉन कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट भी क्रिएट हो सकता है, यानी कि इनिशिएटिव नहीं होगा, हम उनकी बातों को प्रेफरेंस नहीं देंगे तो हो सकता है कि वो नॉन कोऑपरेशन भी करें हमारे साथ, हमारे जो काम है ऑब्जेक्टिव जो उनको अचीव करने में किसी प्रकार का कोऑपरेशन प्ले ना करें, ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। इस स्पिरिट द कोर्स में हम लोग बेसिकली एक ही बात पे फोकस करते हैं कि वी शुड नॉट बी फॉलो द आई, वी शुड फॉलो द वी, यानी कि हमें आई को वी में रिप्लेस करना होता है। हमें मैं की भावना नहीं रखनी कहीं पर भी कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ऐसा में नहीं करना। हम जब भी बात होगी तो हम की बात होगी, और हम जहाँ होगा वहाँ ग्रुप होगा, और ग्रुप जहाँ होगा वहाँ कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑपरेशन होगा, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना इजी होगा। और ऑब्जेक्टिव यदि इजीली अचीव कर पाए तो उस कंडीशन में हमारे पास एक प्रकार का अच्छा संबंध जो है, एक हेल्दी रिलेशन जो है वो क्रिएट होते हैं। हेल्दी रिलेशन के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि टीम स्पिरिट बनती है, लोग मिलकर काम करना सीखते हैं। और साथ साथ अगर नेगेटिव इम्पैक्ट देखें, अगर इसको फॉलो ना किया जाए तो हो सकता है कि वो जो टीम स्पिरिट हमें डेवलप करनी थी वो खत्म हो जाए, उसमें कोई भी बात ना बचे। तो ये 5 प्रिंसिपल हमारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और 5 प्रिंसिपल डिस्कस करने के बाद हमारे हेनरी फुल ने जो 14 प्रिंसिपल दिए वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए प्रिंसिपल नंबर 10 ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। आउटलाइन मैंने आपको बता दी तो आपको समझने में ज्यादा दिक्कत इसमें आएगी नहीं। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया कि दो बेसिक बातें लेकर चलेंगे, एक तो मटेरियल ऑर्डर पे फोकस करेंगे, और एक करेंगे सोशल ऑर्डर पर फोकस। सोशल ऑर्डर पर फोकस करेंगे, मटेरियल ऑर्डर और सोशल ऑर्डर। सो अकॉर्डिंग टू फ्यूल, people and materials, people here standing for either social and material means material order, must be in suitable places at appropriate time for maximum efficiency, यानी उनका जो प्लेस फिक्स किया गया है वो उस प्लेस पर होने चाहिए ताकि मैक्सिममली वो अपनी एफिशिएंसी को यूज कर सके। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट्स दैट अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स एवरीवन, एंड एवरीथिंग मीन्स एवरीवन इन इट्स हिज और हर प्लेस, यानी चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो नॉन मटेरियल हो या सोशल हो, मतलब तो दोनों का एक प्रॉपर प्लेस होता है और वो प्रॉपर प्लेस पर होने चाहिए। एसेंशियली इट मीन्स ऑर्डरलीनेस शुड बी देयर, मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ ऑर्डर का मतलब हम अगर बात करें तो एक सीक्वेंस होती है, आप सीक्वेंस कहें या एक निश्चित क्रम कहें या एक प्लेस भी कह सकते हैं, निश्चित प्लेस होता है इनका। सो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ अगर हम चलें तो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे। पॉजिटिव इफेक्ट में हम देखें तो इफ देयर इज अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग is present there and it is present there, then there will be no hindrance in the activities of business or factory। तो ऑर्गेनाइजेशन के काम में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई टाइम वेस्टेज नहीं होगा। अगर जिस चीज का, चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, उसका एक प्रॉपर प्लेस हो, वो अपनी जगह पर प्रेजेंट हो, अपनी जगह पर वो रहकर काम को कंप्लीट करें। देयर विल बी लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी मतलब आउटकम ज्यादा आएगा। आउटकम का मतलब सिंपल सा है कि काम जो है कम से कम लागत में एफिशिएंटली पूरा हो पाएगा और इफेक्टिवली भी पूरा हो पाएगा, क्योंकि इस टाइम की वेस्टेज नहीं होगी तो ऑन टाइम हमारा काम कंप्लीट हो पाएगा। नेगेटिव इम्पैक्ट में मैंने आपको बताया था, अगर आप लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं तो वहां पर पॉसिबिलिटी है कि किसी ना किसी तरीके से जो मिसमैनेजमेंट है वो हो जाए, मिसमैनेजमेंट आपको देखने को मिले। जब चीजें अपने प्रॉपर प्लेस पे नहीं होंगी तो चीजें नहीं होंगी तो वहां पर मिसमैनेजमेंट होना स्वाभाविक है, रिसोर्सेज का वेस्टेज होना स्वाभाविक है, प्रोडक्टिविटी का घट जाना भी स्वाभाविक है, और एफिशिएंसी में भी कमी आएगी। तो ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ हम चल पड़ेंगे। एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, उस एग्जाम्पल को अगर हम ध्यान से समझें, देखो इन ए स्कूल बुक्स आर kept in office, chalks in the library and office record in the staff room। now what would happen, अगर ये सारी चीजें इस तरीके से रखी गई होंगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। इन दिस केस मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज वायलेटेड।
ठीक है, इसको नकारा गया है। इन द absence ऑफ orderliness स्कूल ऑब्जेक्टिव्स विल नॉट बी अचीव्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो स्कूल के जो ऑब्जेक्टिव हो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव नहीं कर पाएंगे, नहीं उनको हम अचीव कर पाएंगे। तो इसका मतलब सिंपली मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब है कि हर एक चीज अपने प्रॉपर प्लेस पे होनी चाहिए। तो उसका कोई भी एक एग्जांपल देके आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो, समझा सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है, मैंने आपको बताया था, इसमें बेसिकली दो बातों पे फोकस किया जाए। एक तो इक्विटी और दूसरा इम्पार्शियलिटी, कि कोई भी इंप्लॉय हो हम उसको इम्पार्शली जो है ट्रीट करेंगे, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। दिस प्रिंसिपल emphasizes kindliness and justice in the behavior of managers towards workers। इसमें सिंपली एक बात बताई गई है, कॉन्सेप्ट भी हो सकता है हमारा, कॉन्सेप्ट में दो बातें मैंने बताई वो भी आप नोट कर सकते हैं। दिस प्रिंसिपल emphasizes जोर डालता है काइंडलीनेस, दयालुता एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर टूवर्ड्स द वर्कर्स। यानी वर्कर्स के प्रति जो मैनेजर होते हैं उनका बिहेवियर दयालुतापूर्ण होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए और न्यायपूर्ण होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए अगेंस्ट एनीवन ऑन द अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और नेशनलिटी। भाई ऐसा ना हो कि मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक जो मैनेजर हैं वो हरियाणा के हों और वो प्रेफर करें कि जो हरियाणा का जो बच्चा है, हरियाणा स्टेट्स के जो बिलोंग करता है उसको तो वो प्रेफरेंस दे दे, दिल्ली का कोई बच्चा है तो उसको कोई प्रेफरेंस ना दे, गुजरात का है तो बिल्कुल ही काटा मार दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी किसी भी स्टेट का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी नेशनलिटी का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी उसका सेक्स हो, मेल हो या फीमेल हो, या कोई भी उसकी लैंग्वेज हो, कोई भी जाति हो, उसके आधार पर हमें उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर है अनीस। यस सर। ठीक है, तो इक्विटी का मतलब आपको समझ में आ रहा है, क्या होता है इक्विटी का मतलब? यस तो मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के बीच में। हाँ, कोई भी भेदभाव नहीं करना, हमने यस सबको सर। एक जैसा ट्रीट करना है, एक सबको एक जैसा, जैसा ट्रीट करना है। हाँ एक जैसा मानना है। यस सर। तो शोल क्या कहते हैं इसके बारे में देखिए, गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू इंश्योर फेयरनेस। कहते हैं कि भाई गुड सेंस अगर और एक्सपीरियंस जो होता है ना वो जरूरी है किसी भी चीज को फेयरली ट्रीट करने के लिए, टू ऑल द एम्प्लॉइज हु शुड बी ट्रीटेड ए फेयरली एज पॉसिबल, एज फेयरली एज पॉसिबल। यानी कि हमारी एक अच्छी सेंस, समझने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, हमारा अच्छा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी भी चीज़ को फेयरली ट्रीट करने के लिए। फ्यूल का ये मानना है, अगर ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं है तो हम कहीं ना कहीं बायसनेस कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देके वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस दैट इज एमएनसीज, एमएनसीज के अंदर पीपल ऑफ वेरियस नेशनलिटीज काम करते हैं एक साथ इन अ डिस्क्रिमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट। अब वहां पर किसी प्रकार का उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलती हैं, आर अवेलेबल फॉर एवरीवन इन सच कंपनीज टू राइज। तो तभी देखिए, चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे वो मद्रास जो है आपका साउथ से कहीं से हो, या फिर नॉर्थ के किसी स्टेट से हो, या ईस्ट के किसी स्टेट से हो, कहीं से भी किसी भी स्टेट का जो है व्यक्ति एमएनसी में काम करता है, तो उसको सबके लिए एक प्रॉपर बराबर की इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं कि भाई वो अपने आप अपनी ग्रोथ कर सकता है और सबको एक जैसे मौके मिलते हैं। सब लोगों को फोन जाने का एक चांस भी दिया जाता है जो अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग ग्रैब कर सकता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में अगर बात करें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, इससे लॉयल्टी बढ़ेगी, नो डाउट, डिवोशन बढ़ेगा। यानी कि जो वर्कर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में एज ए अपना संस्था मान के, अपनी ऑर्गेनाइजेशन मान के काम करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा? तो जितने भी जो मान लीजिए मैं एग्जांपल लूं कि भाई ए और बी दो पर्सन हैं, दोनों के पास इक्वल क्वालिफिकेशन है, दोनों का इक्वल वर्क है, लेकिन सैलरी में डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, एक को हम दे रहे हैं 10,000 रुपये पर मंथ और एक को हम दे रहे हैं 20,000 रुपये पर मंथ। तो यहाँ पर दोनों की जब सब स्किल्स वगैरह सब इक्वल हैं, तो हो सकता है जो स्किल्ड वर्कर है उसकी स्किल में कमी आ जाए, उसके कॉन्फिडेंस में कमी आ जाए, वो ऑर्गेनाइजेशन में उस मेहनत से काम ना कर पाए जिस जज्बे के साथ उसने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी। तो नेगेटिव इम्पैक्ट में हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो स्किल्ड पर्सन है, जो स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। एम्प्लॉयज हैं उनके कॉन्फिडेंस
में कमी आ सकती है कहीं ना कहीं, तो उनका कॉन्फिडेंस डाउन जा सकता है। ये नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। एक छोटा सा टिप दिया है, फ्यूल डज नॉट रूल आउट यूज ऑफ फोर्स समटाइम्स, कहता है कि भाई हर वक्त फोर्स का यूज होगा ऐसा जरूरी नहीं है। रादर ही सेज दैट लेजी पर्सनल शुड बी डिल्ट स्ट्रेनली टू सेंड द मैसेज दैट एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ द मैनेजमेंट, एंड देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ्स और नेशनलिटी। तो कह रहा है भाई जितने भी जो पर्सन होते हैं उनको हमने एक साथ एक जैसा ट्रीट करना है। ये मैसेज सबकी नजर में जाना चाहिए, वो लेजी आदमी हो चाहे वो हार्ड वर्कर पर्सन हो। ऐसा ना हो कि भाई हम किसी अच्छे के साथ तो अच्छा ट्रीटमेंट करें, किसी कमजोर या लेजी पर्सन के साथ लेजी जैसा ट्रीटमेंट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अब मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल के बारे में। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल क्या होती है कि जितने भी वर्कर्स काम करने वाले होते हैं, अगर उनको कोई काम दिया गया तो हमें उनको समय देना चाहिए ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके, अपनी कैपेबिलिटीज को शो कर सके कि भाई हाँ वो कैपेबल है किसी काम को करने के लिए। अगर हमने उनको समय नहीं दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएंगे, वो अपने आप को लेस इफेक्टिव मानेंगे और हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएं। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के गए तो हमें नए पर्सन अपॉइंट करने पड़ेंगे, नए पर्सन अपॉइंट करने पड़ेंगे तो डेफिनेटली हमें दोबारा से एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट डालनी पड़ेगी, सिलेक्शन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बहुत सारे अननेसेसरी खर्चे बढ़ जाएंगे। तो पर्सनल पर्सनल स्टैंडिंग फॉर योर एम्प्लॉयज शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रिगोरियस प्रोसेस। ये तो हमें पता ही है, अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्सनल को सिलेक्ट किया है तो वो ऐसे ही नहीं सिलेक्ट हुआ, उसके लिए हमने प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो किया है। बट वंस सिलेक्टेड दे शुड बी केप्ट एट देयर पोस्ट एंड पोजीशन फॉर ए मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर। एक फिक्स समय के लिए हमें उनको उस प्लेस पर रखना चाहिए। दे शुड हैव स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, उनको काम मतलब उनको स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए काम करने के लिए। दे शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट्स, उनको रीजनेबल समय मिलना चाहिए ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके, दिखा सके। एंड अकॉर्डिंग टू फ्यूल एम्प्लॉयज टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। ये कंसेप्ट क्या कहते हैं कि भाई स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल हमें क्यों फॉलो करना चाहिए फ्यूल के अकॉर्डिंग, कि भाई एम्प्लॉयज का टर्नओवर वो कम से कम किया जा सके ताकि ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बनी रहे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जो मैन पावर है वो जुड़ी रहे, बार बार हमें उसको रिप्लेस ना करना पड़े। कॉन्सिक्वेंसेज क्या आएंगी अगर मान लीजिए हम इसको फॉलो नहीं करते हैं? तो एनी एडोजम विल क्रिएट instability, insecurity among employees, they would tend to leave the organization। यानी किसी प्रकार का जो एडहोक बेसिस होता है, एडहोक बेसिस का मतलब होता है टेम्परेरी बेसिस पे काम करना। अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को हम टेम्परेरी बेसिस पर रखते हैं और कहते हैं भाई तुम 6 महीने के लिए हो, 6 महीने के बाद तुम्हारा जो है ना हम हिसाब कर देंगे, तो हो सकता है उसके अंदर ये भावनाएं ना आए कि वो काम करे और वो अपने आप को इनस्टेबल महसूस करेगा, इनसिक्योर महसूस करेगा। तो उसको जब भी हम किसी को हम जॉब अपॉइंट करते हैं तो उसको ये फीलिंग दिलाएं कि भाई तुम अच्छा काम करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन में आप एज एन परमानेंट पोस्ट पर जा सकते हो। तो अपने आप को प्रूव करो, आपको जो समय दिया गया है उसके अंदर अपने आप को प्रूव करो ताकि आपके अंदर, ताकि उस एम्प्लॉय के अंदर एक स्टेबिलिटी क्रिएट हो सके एंड वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने के लिए मजबूर ना हो। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग कॉस्ट विल बी हाई। ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है। ये क्या है? इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है। मतलब अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं तो ये कॉन्सिक्वेंसेज, ये समस्याएं हमारे सामने, प्रॉब्लम्स क्रिएट हमारे सामने हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा? अगर मान लीजिए अगर हमने इनको जो है एक प्रॉपर टाइमिंग दिया है, स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सनल इज गुड फॉर द बिजनेस। वो कैसे गुड होगा? तो उससे सिंपल सी एक बात है, जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है वो बढ़ेगी, रेपुटेशन इंक्रीज होगी कि भाई परमानेंट बेसिस पे जॉब देते हैं, जल्दी से निकालते नहीं है, एक प्रॉपर टाइमिंग प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है यहाँ पर, अब प्रूव करने के लिए एक समय दिया जाता है। हाँ, उसमें अगर हम प्रूव नहीं कर पाते तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि एक अच्छा एम्प्लॉय वर्कर काम करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना अच्छे रिजल्ट हम ले पाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव की बात करें तो मैंने आपको इसके बारे में एक सिंपल सी बात बताई थी कि जब भी आप इनिशिएटिव की बात करते हो तो इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल। पहल किस चीज के लिए? कि जो वर्कर्स होते हैं उनकी बात को सुनने की पहल, उनके द्वारा सुजेशन देने की पहल, उनके द्वारा अपने आप को ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन में इन्वॉल्व करने की पहल, मींस टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन, ताकि उनके अंदर एक मोटिवेशन क्रिएट हो सके, सेल्फ मोटिवेशन आ सके। इट इज थिंकिंग आउट
and executing the plan. It is one of the trait quality ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन। किसी भी एक अच्छे इंटेलिजेंट पर्सन की एक खासियत होती है, ट्रेट होती है, पर्सनालिटी ट्री जो ना फीचर होती है कि वो अ, अपने आप को आउट ऑफ द बॉक्स लेकर आता है, अपने आप को अपने सिचुएशन इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को उससे बेनिफिट हो। सो अकॉर्डिंग टू फ्यूल, फ्यूल क्या कहते हैं, वर्कर्स शुड बी इनक्रेज, वर्कर्स को हमें मोटिवेट करना चाहिए, इनक्रेज करना चाहिए टू डेवलप and carry out their plans for improvements within the prescribed limit of authority। जो authorities या जो particularly हमने उनको rights दिए हैं उस authority के दौरान वो अपने प्लान इस तरीके से एग्जीक्यूट करें, इस तरीके से डेवलप करें कि वो अपनी अच्छे सजेशंस ऑर्गेनाइजेशन को दे सके। तो इस तरीके से हमें उन्हें क्या करना है, मोटिवेट करना है, इनक्रेज करना है। अगर उनको मोटिवेट कर पाते हैं, फर्स्ट स्टेप ऑफ द थिंकिंग लेने का, किसी काम को सेल्फ कॉन्फिडेंसली सेल्फ मोटिवेटेड होकर करने का, तो हमारा वहाँ कम से कम पैसा खर्च होगा, कम से कम हमारा समय खराब होगा और वर्कर बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे हमें फायदा क्या होगा, देखिए इससे सिंपल सी बात है, किसी भी एम्प्लॉय की थिंकिंग स्किल्स बढ़ेंगी, उसके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ेंगी। अगर हमने उसको सुजेशन देने के लिए मोटिवेट किया, थिंकिंग बढ़ेगी, मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ेंगी। अगर हमने उसको मौका ही नहीं दिया तो वहां पर नॉन कोऑपरेशन क्रिएट हो सकता है कि भाई वर्कर देखेगा कि मेरे अच्छे आइडियाज को कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, तो वहां पर नॉन कोऑपरेशन की भावना क्रिएट हो सकती है। एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। कहते हैं गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम। एक किसी भी अच्छी कंपनी का एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ टॉपिक, हो सकता है कि मैं पढ़ाता ही चला जाऊं, तुमसे पूछूं ही ना बेटा तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम अपना कोई सिचुएशन बताओ, तुम्हें कोई डाउट है तो पूछो, और मैं सिर्फ पढ़ाने पे ही फोकस करूं, तो वहां पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तुम बोरियत महसूस करो। हो सकता है कि तुम सोचो कि सर ने तो क्लास लगा दी है, चलो अपना कान में लीड लगाते हैं, गाने सुनते हैं और बैठ जाते हैं आराम से, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो अनीस जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या वो तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। हाँ, a good company should have an employee suggestion system where by initiatives and suggestions which result in substantial cost time reduction should be rewarded। अगर हम उनको जो ना अच्छे से सजेशन देने के लिए मोटिवेट कर पाए, वो इनिशिएटिव ले पाए, सजेशन दे पाए, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, लागत घट जाएंगी, टाइम हमारा कम से कम लगेगा, और लागत घटने का मतलब है प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। टाइम कम से कम लगेगा मतलब हम और ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो उसके कारण हम उनको रिवॉर्ड दे सकते हैं, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट कर सकते हैं, उनको कोई पीयर रिकग्निशन दे सकते हैं या एम्प्लॉयज रिकग्निशन दे सकते हैं, ताकि उनका एक मान सम्मान बढ़े और वो और अधिक अच्छे तरीके से काम करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाए। तो पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ कंसेप्ट आपने यहाँ डिस्कस करना है, ठीक है। देखिए एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम मतलब इंक्रीजिंग इनिशिएटिव। जब आप किसी एम्प्लॉय को बोलते हैं सजेशन देने के लिए, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर हम पहल करने की क्षमता को और थिंकिंग करने की क्षमता को डेवलप करने, मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर इनिशिएटिव शुड बी इंक्रेज्ड, इनिशिएटिव का सिंपल मतलब है किसी को मोटिवेट करना, मोटिवेट करना किसी काम को करने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना। बट इट डज नॉट मीन गोइंग अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस ऑफ द कंपनी फॉर द सेक ऑफ बीइंग डिफरेंट। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन की खुद की पॉलिसीज हैं, प्रैक्टिसेज हैं, वो उनके बाहर जाकर कुछ ऐसा करे जो अपने आप को अलग दिखाने के लिए, ना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आज का लास्ट प्रिंसिपल जो है वो है ई सेपरेट द कॉप्स। ई सेपरेट द कॉप्स का सिंपल मतलब आप यहाँ ये समझेंगे, इट देयर शुड बी रिप्लेसमेंट ऑफ आई विद वी, आई विद वी, आई को हमें यहाँ वी के साथ बदलना है, दैट इज द ई सेपरेट द कॉप्स। उसी का मतलब हमारा क्या है, ई सेपरेट द कॉप्स प्रिंसिपल्स का बेसिक मतलब है। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, फ्यूल क्या कहते हैं, मैनेजमेंट शुड प्रमोट ए टीम स्पिरिट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या डेवलप होनी चाहिए, टीम स्पिरिट, यही पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आएगा ऑफ यूनिटी हार्मनी अमंग द एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके बीच में एक एकता की भावना आए, एक सहानुभूति सहर्ता की भावना आए, टीम स्पिरिट क्रिएट हो, उनके अंदर एक ऐसी भावना क्रिएट हो कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम वर्क स्पेशली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज
अदरवाइज ऑब्जेक्टिव्स वुड बी डिफिकल्ट टू रियलाइज। अगर उनके बीच में ऐसी भावना नहीं होगी, वो अपने आप में रहेंगे कि मैं, मेरे जैसे ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, मैं ही हूँ जो कुछ करने वाला हूँ, तो उस कंडीशन में किसी तरीके से भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना पॉसिबल नहीं होगा, जब तक कि वो मिलकर एकजुट होकर काम नहीं करेंगे। सो इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इससे कोऑर्डिनेशन का भी नुकसान होगा उनमें। जो आपसी समन्वय है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय। समन्वय एक मतलब ऐसी भावना कि वो एक दूसरे को कोऑपरेट करे, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करे, वो खत्म हो जाएगा। तो ए मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी। आई विद वी जनरली केस स्टडी में ये पॉइंट हमें देखने को मिलता है। इन ऑल हिज कन्वर्सेशन विद वर्कर्स टू फोस्टर टीम स्पिरिट। ताकि सारे के सारे वी की भावना से अगर काम करेंगे तो एक उनमें टीम स्पिरिट क्रिएट होगी। एक मैनेजर ऐसा करने की कोशिश करता है। अब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट में मैंने आपको बताया कि भाई जब भी आप इसको फॉलो करेंगे तो एक स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट होगा, बिलोंगिंगनेस क्रिएट होगी, टीम मेंबर्स में एक यूनिटी बनेगी। ठीक है, यूनिटी बनेगी या उनमें एक टीम स्पिरिट आएगी, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो प्रॉपरली अचीव किए जा सकें। एंड इट विल ऑल्सो मिनिमाइज द नीड ऑफ यूजिंग पेनल्टीज। और हमें जो अगर वो आई की जगह वी की भावना को फॉलो करेंगे, टीम स्पिरिट की भावना को फॉलो करेंगे, तो उससे पेनल्टीज भी कम हो जाएंगी। मतलब डिसिप्लिन के लिए भी हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होगी, डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे? देखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट का सिंपल सा मतलब है, अगर टीम स्पिरिट की भावना को हमने फॉलो नहीं किया तो वहां पर क्या होगा? टीम स्पिरिट किल हो जाएगी। इस स्पिरिट द कोर्प्स को हमने फॉलो नहीं किया तो टीम स्पिरिट यस मर सर। जाएगी। और ये मर जाएगी तो हार्मनी भी खत्म हो जाएगी, यूनिटी भी खत्म हो जाएगी। और ये सब खत्म हो जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेज ऑफ टाइमिंग, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ये सब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमने अब तक क्या डिस्कस कर लिया? हमने डिस्कस कर लिया कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिनमें हमने ये पढ़ा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैसे डेवलप हुए हैं। फ्यूल्स प्रिंसिपल में हमने टोटल 14 प्रिंसिपल देखे, जिसमें पहला प्रिंसिपल हमारा है डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा प्रिंसिपल हमने पढ़ा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा प्रिंसिपल हमने कौन सा पढ़ा है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। ना, फोर्थ प्रिंसिपल हमारा कौन सा था? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सर यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड और फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन हम देख सकते हैं। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बेसिकली क्या चीज मेन है, इसमें हमने किस चीज सर पे वन फोकस? हेड वन प्लान। वन हेड बिल्कुल, वन प्लान। वन हेड वन प्लान पे हमने फोकस किया है। अब सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट में हमने किस चीज पे फोकस किया है? कि भाई जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो घटा दो घटा और दो। जनरल इंटरेस्ट को बढ़ा दो। यानी कहीं यस पर अगर सर। आपको ऐसा लगे, आपको ऐसा मौका मिले कि आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को आपको छोड़ना पड़े, तो वहां पे छोड़ के आप एक एग्जाम्पल क्रिएट करें, अपने आप को एक एग्जाम्पल के तौर पे प्रेजेंट करें कि भाई मैं, मेरे लिए जो कुछ है ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यस रैम सर। रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज में एक मेन वर्ड हमने डाला था, क्या था वो? कि जस्ट एंड इक्विटेबल रेमुनरेशन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? यस जस्ट सर। एंड इक्विटेबल। इक्विटेबल। हाँ, ये दो बातें इसमें जरूर शामिल होनी चाहिए। और सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन मैंने कहा था, जब सारी पावर एक जगह एक ही व्यक्ति के हैंड में हो तो वो सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन। और उस सब पावर्स हम बाहर की तरफ एम्प्लॉयज को बांट देते हैं तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। और दोनों का इन दोनों होना, के बीच में बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल दोनों बैलेंस्ड होने चाहिए। दोनों के बीच में बैलेंस नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगी। ठीक है, स्केलर चेन में हमने क्या बात की थी कि भाई यहाँ पर एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, यस और सर। उस लाइन ऑफ अथॉरिटी के तहत ही हमारे जो डायरेक्शंस हैं वो फ्लो होती हैं या यस सर। कम्युनिकेशन प्रोसेस चलती है। लेकिन अगर इमरजेंसी की कंडीशन गैंग हो प्लैंक। तो हम गैंग प्लैंक का यूज करते हैं। तो वहाँ गैंग यस प्लैंक सर। को यूज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए। ऑर्डर में हमने भी पढ़ा कि दो प्रकार की बातों पे फोकस करना, मटेरियल, एवरीथिंग, एवरीवन। एवरीवन। एवरीथिंग मतलब मटेरियल, एवरीवन मतलब सोशल ऑर्डर। तो हम्म। मटेरियल ऑर्डर और सोशल ऑर्डर पे हमें फोकस करना, ये ध्यान रखना। एवरीथिंग एवरीवन के नाम से आता है केस बेस्ड क्वेश्चन में। कभी भी मटेरियल चीजों के बारे में बात नहीं होती या ह्यूमन बीइंग के बारे में बात नहीं होती। एवरीवन ओके मतलब सर। ह्यूमन बीइंग, एवरीथिंग मतलब मटेरियल। तो इसी से हमें पहचानना है कि यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की बात हो रही है। ओके सर। और कई बार तो ऑर्डर का मतलब हम कमांड से ले जाते हैं और बच्चे गलती से गलत लिख देते हैं, उनको पता होता है हम्म। लेकिन वो गलती से गलत लिख देते हैं ऑर्डर को कमांड समझ के। तो वो हम्म। गलती हमें नहीं करनी है, ध्यान रखना। यस सर। इक्विटी क्या है? इक्विटी में हमने क्या फॉलो किया था?
इक्विटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लैंग्वेज के, कास्ट के, बिलीफ के, नेशनलिटी के, यस सेक्स, सर। इनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं आना चाहिए किसी भी तरीके से। स्टेबिलिटी और पर्सनल में एक बात पे फोकस किया था कि इनको एक मिनिमम एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड। होना चाहिए मिनिमम। और उनका टर्नओवर भी तभी कम हो सकता है उनको, वो एब्सेंटीज भी तभी कम हो सकती है जब उनको एक प्रॉपर टाइम दिया जाए अपने रिजल्ट्स को शो करने का। और हम्म। उसके बाद नेक्स्ट है इनिशिएटिव्स। और इनिशिएटिव में हमने कहा था एक सजेशन सिस्टम होना चाहिए। तो इसमें हमारा एम्प्लॉयमेंट सेशन सिस्टम। ये इसको अपने मेन रखना है, एम्प्लॉइज सजेशन सिस्टम जरूर होना चाहिए किसी हम्म। ऑर्गेनाइजेशन। ये बात जहाँ पे भी आएगी तो वहाँ इनिशिएटिव की बात होगी, ध्यान रखना। ओके सर। 14th है स्प्लिट द कोर्स। इसमें हमने आई को वी में कन्वर्ट करने की बात की है। नॉर्मली तो हम्म। आई को वी में कन्वर्ट करने वाली बात आएगी, लेकिन अगर हम्म। ये बात नहीं दिखाई दी तो आपके सामने आएगी टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी, हार्मनी अमंग द एम्प्लॉइज टू रियलाइज द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो इसका मतलब वहां ऑब्जेक्टिव। पर भी हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ओके सर। ये था हमारे टोटल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। फ्योल। ठीक है, ये यस। कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट्स हैं, इनको एक बार आप रीड करिएगा। ओके और सर। भाई पहले क्या था और अब क्या है, इस पे उन्होंने थोड़ा फोकस डालने की कोशिश की है। और इसके ओके बाद सर। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा चलेगा इनसे टेलर। रिलेटेड। हाँ, इनसे रिलेटेड कुछ केस स्टडी है, उनको आपने पढ़ लेना है, या मैं डिस्कस करवा दूंगा, या मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। आप हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, सीधा हेनरी F.W. टेलर के ऊपर चलेंगे, उनके प्रिंसिपल्स और उनकी टेक्निक्स के बारे में हमारी टेक्निक। बेसिक बातें रहेंगी, ठीक ओके है ना। सर। तो आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करने के लिए रखते हैं। ये करीब करीब हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25। काफी सारे क्वेश्चंस हैं, इनको कर लो, है ना, इनको एक बार कर लेना यस ताकि सर। किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हैं, तो इनको सबको करने के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। ये इसकी क्लास में पूरी की पूरी एक रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, तो वहां से आप ओके इसको सर। देखना चाहो तो देख लेना, तो बुक में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, वहां से आप इनको रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके सर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा कौन सा, टेलर्स टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैंने। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक ओके के सर। लिए थैंक यू वेरी बाय मच। सर। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड नाइट। ओके सर, बाय सर। बाय। सो होप सो आपको ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स अच्छे समझ में आ गए हैं, तो इनको रिवाइज करिए, और जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको प्रॉपरली जरूर रिवाइज करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।